हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जो हम करंट अफेयर्स के लेक्चर देख रहे थे, तो आज हमारा करंट अफेयर्स में पॉलिटी करंट अफेयर्स का लास्ट लेक्चर अब आज हम कवर करेंगे। इसमें हम लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने पहले सोशल सेक्टर स्कीम्स कवर की हैं, जिसमें हमने जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की सारी सोशल सेक्टर सोशल वेलफेयर स्कीम्स को कवर किया है। साथ ही साथ हमने अलग सीरीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पर बेस्ड पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। और इसके बाद हमने आपको दोनों ही लेक्चर्स की एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। इसी तरह आज हमारा पॉलिटी का 3rd और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा पॉलिटी का पिछला 1 साल का सारा ही करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हम इसका ये कंप्लीट होने के बाद परसों हम इसका आपको एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले लेक्चर से। पहली न्यूज़ है हमारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी महीनों से ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है अलग अलग अकाउंट्स को लेकर, कि जो लोग आलोचना करते हैं भारत सरकार की या फिर करंट सरकार की जो सत्ता में है, तो उनके अकाउंट ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया जाता है या ब्लॉक करने की अपील की जाती है ट्विटर से। और इसी आधार पर कई बार ट्विटर ने बीजेपी यानी कि करंट गवर्नमेंट की मुखालफत करते हुए डायरेक्ट बीजेपी के करंट जो मंत्री हैं उनकी भी बीच में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उनके ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक किया है 1-2 घंटे के लिए। तो इसी सीरीज़ में हमारे लिए आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईटी एक्ट में जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सभी मध्यस्थ शामिल हैं, यानी कि आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट के अंतर्गत वो सारे मीडिएटर्स शामिल होते हैं जो कंप्यूटर साधन यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इसमें भूमिका निभाते हैं। दूसरा है इसमें जो बिचौलियों में खोज इंजन यानी कि जो सर्च इंजन प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि आपका बिंग है, आपका गूगल सर्च इंजन है, और भी जैसे याहू सर्च इंजन है, तो ये सारे सर्च इंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, बिड साइट्स जो नीलामी साइट्स होती हैं, ऑनलाइन बाजार यानी कि आपके ई कॉमर्स साइट्स, और साइबर कैफे के अलावा दूर संचार सेवा प्रदाता यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क सर्विसेज यानी कि जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट सेवा, और वेब होस्टिंग के प्रदाता भी इसके अंतर्गत मीडिएटर्स की परिभाषा में ये सारे शामिल होते हैं। तो इसमें आगे है कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो किसी अन्य की ओर से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव करता है, कलेक्ट करता है या ब्रॉडकास्ट करता है। यानी कि इसमें मीडिएटर की परिभाषा में वो व्यक्ति भी शामिल होगा जो किसी दूसरे के बिहाफ में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव कर रहा है या फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है या फिर कलेक्ट कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिचौलियों की परिभाषा के अंतर्गत ये सारे लोग आएंगे। कौन कौन? जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक आपका सर्च इंजन, जितनी भी सर्च इंजन कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू हो, चाहे अदर भी सर्च इंजन हो। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, नीलामी साइट्स जो बिड साइट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट्स, साइबर कैफे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का को कलेक्शन करते हैं या रिसीव करते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो सारे इस बिचौलियों की यानी कि मीडिएटर की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अब अधिनियम की जो धारा 69 है यानी कि आईटी एक्ट सन 2000 की सेक्शन 69, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेक्षित यानी कि सेंडिंग, प्राप्त यानी कि रिसीविंग, और संग्रहित यानी कि कलेक्टिंग किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के निर्देश जारी कर सकती है। यानी कि इसी के आधार पर आईटी एक्ट में जो राइट टू प्राइवेसी है उसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है, क्योंकि किसी भी मैसेजेस को या किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में मैसेजेस इनक्रिप्ट होते हैं, इनक्रिप्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी आपने क्या मैसेज में टाइप किया है या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या सूचना या क्या मैसेज शेयर किया है, उसका व्हाट्सएप प्रदाता को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि बीच में जो मैसेज रहते हैं वो एनक्रिप्टेड रहते हैं। जब वो रिसीवर से सेंडर से रिसीवर के पास जाते हैं, जब रिसीवर उसे रिसीव करता है तभी वो डिक्रिप्ट होते हैं, इसलिए इसको बीच में डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिनियम की धारा 69, आईटी एक्ट की धारा 69 ये कहती है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर चाहे किसी भी से नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से या इस आधार पर
किसी भी टेलीकॉम कंपनी से या इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी से इसको इंटरसेप्ट करने की, मॉनिटरिंग करने की और डिक्रिप्ट करने के निर्देश जारी कर सकती है। अब जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वो क्या है, यानी कि इन सारे ही इंटरसेप्ट करने की यानी मॉनिटर करने के आदेश या डिक्रिप्ट करने के आदेश किस आधार पर दिए जा सकते हैं? अगर भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में है कोई, या भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की, यानी कि ये वर्ड ही अपने आप में इतना ब्रॉड है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के आधार पर सरकार कोई भी तर्क दे सकती है और इस आधार पर इसको डिक्रिप्ट करने की, मैसेज को डिक्रिप्ट करने की मांग किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोवाइडर से कर सकती है, और संघीय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए। अब किसी भी अपराध की जांच के लिए अधिनियम की धारा 79 में यानी कि 79 में कहा गया है कि एक मध्यस्थ उसके द्वारा बनाई गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि इसमें धारा 79 में यह भी बताया गया है इसी अधिनियम की कि जो मीडिएटर होगा वो उसके द्वारा बनाई गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ट्विटर है, आप ट्विटर पर ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन अगर आपका उस पर अकाउंट है और आप किसी तरह का यहाँ पर कम्युनल पोस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए ट्विटर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ये धारा अधिनियम की धारा 79 में बताया गया है। अगली न्यूज हमारी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो इसमें ये किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि नीति आयोग की जो शासी परिषद है उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। तो 20 फरवरी 2021 को नीति आयोग की संचालन परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की। बैठक का एजेंडा क्या था? कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श इसमें शामिल है। अब शासी परिषद जो है ये अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करती है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहां पर यानी कि जहां पर विधानसभा नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर इस बैठक में भाग लेते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? प्रशासनिक ढांचा, इसके अध्यक्ष नीति आयोग के, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिसमें प्रधानमंत्री या उनके नामिती की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तदर्थ सदस्यता यानी कि एडहॉक मेंबर्स कौन से होते हैं? एडहॉक मेंबर रोटेशन के आधार पर प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में 2 सदस्य। पदेन सदस्यता क्या है? यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं? एक्स ऑफिशियो। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने वाले केंद्रीय परिषद से अधिकतम 4 सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। और विशेष आमंत्रित कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष डोमेन वाले विशेषज्ञ। अगली न्यूज हमारी इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट की आपने अक्सर न्यूज नॉर्थ ईस्ट के संबंध में सुनी होगी, लेकिन ये पहली बार आपको आज न्यूज में उत्तराखंड के संदर्भ में सुनने को मिलेगी, उत्तराखंड के संदर्भ में। तो इसलिए आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इनर लाइन परमिट क्या है और ये दूसरा किन क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने नीति घाटी और नेलंग घाटी, आपको ये दोनों भी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में पता होना चाहिए कि नीति घाटी और नेलंग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। ये दोनों उत्तराखंड में है और ये आखिरी गांव है भारत की सीमा में, पूर्वी सीमा में आखिरी गांव है जो चाइना से लगा हुआ है। तो नेलंग घाटी में और नीति घाटी में इनर लाइन परमिट प्रणाली को वापस लेने की मांग की थी। यानी कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, इसको इनर लाइन परमिट को कैंसिल करने की या एबॉलिश करने की डिमांड की थी। उत्तर पूर्व में आदिवासी आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी इलाकों से अलग करने की औपनिवेशिक युग की अवधारणा है। इनर लाइन परमिट क्या है? ये उत्तर पूर्व में स्टार्ट हुई थी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेन एरियाज को, जो प्लेन एरियाज होते थे उन एरियाज को हिली एरियाज से अलग करने के लिए, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए ये औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल एक अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर देखा जाता है, इसलिए इनर लाइन परमिट के सिस्टम को सरकार खत्म करने की डिमांड कर रही है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के माध्यम से हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान BEFR एक व्यक्ति यानी ब्रिटिश विषय या विदेशी नागरिक बिना पास के इनर लाइन से परे के क्षेत्र में प्रवेश और वहां जमीन खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि ये जो एक्ट था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ये 1873, ये क्या कहता है कि जो बाहरी व्यक्ति है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास इनर लाइन परमिट नहीं है, उसको बाहरी व्यक्ति यानी कि विदेशी माना जाएगा और उसके पास बिना इस परमिट के उसको ऐसे क्षेत्रों में जो अधिसूचित क्षेत्र हैं इनर लाइन परमिट के अंतर्गत, ऐसे क्षेत्रों में जाने की और वहां ठहरने की
या वहां जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ब्रिटिश विषयों को भारत के नागरिक से बदल दिया। आगे है इसका उद्देश्य अन्य भारतीय नागरिकों को उन राज्यों में बसने से रोकना है जहां ILP यानी कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था प्रचलित है, ताकि स्वदेशी आदिवासी आबादी की रक्षा की जा सके। यानी कि अब यहाँ पर यह इनर लाइन परमिट इसलिए यूज में है क्योंकि इसका कारण यह है कि सरकार ये चाहती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं यानी कि प्लेन एरियाज के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के इंडिजीनियस नहीं हैं, इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों के इंडिजीनियस व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों में आने से रोका जा सके, ताकि वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर पर किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में मान्य है। ये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपसे स्टेटमेंट में ये डायरेक्ट दिया जा सकता है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, ये संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब नेलांग घाटी, ये उत्तराखंड में नेलांग घाटी, ये एक आंतरिक रेखा क्षेत्र यानी कि इनर लाइन परमिट भारत चीन सीमा क्षेत्र है, जो केवल दिन के दौरान घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यानी कि सिर्फ डे लाइट्स में इसको घरेलू टूरिज्म के लिए, डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए खोला जाता है। ITBP और सेना को नेलांग घाटी के 2 गांवों यानी कि नेलांग और जादोंग में तैनात किया गया है। यहाँ पर हमारी ITBP और आर्मी भी डिप्लॉय रहती है। इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबंध है, यानी कि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को घूमने की इजाजत नहीं है, जबकि घरेलू पर्यटकों को ILP के साथ प्रवेश की अनुमति है। यानी कि जो डोमेस्टिक हमारे टूरिस्ट हैं, यानी कि जैसे कि आप और हम जाकर इनर लाइन परमिट लेकर यहाँ पर घूमने की परमिशन हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 24 लोगों को अनुमति है और वे रात में वहां नहीं रह सकते, ये भी इसमें कंडीशन है। अब है दूसरी नीति घाटी, ये चमोली जिले के जोशीमठ में है। चीन सीमा से पहले ये आखिरी आबादी वाला गांव है। ये जोशीमठ का हमारा चमोली जिला है। विदेशी पर्यटक जोशीमठ से एक दिन की यात्रा के लिए ILP प्राप्त करके नीति गांव की यात्रा कर सकते हैं, और लेकिन रात्रि प्रवास निषिद्ध रहता है। यानी कि दोनों जगह नाइट स्टे जो है वो उसकी अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, और साथ ही 24 लोगों को एक बार में अनुमति है। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पर बसने की अनुमति नहीं है, रात में ठहरने की अनुमति नहीं है, और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट जा सकते हैं, यानी कि हमारे घरेलू टूरिस्ट फॉरनर्स को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। अब घरेलू पर्यटक कोई भी पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके वर्ष में किसी भी समय गाँव की यात्रा कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस बार आपको पता होगा कि हाल ही में यूपी के बाराबंकी में एक मस्जिद को डिमोलिश किया गया है। बाराबंकी में और इसके अलावा एक जगह और मस्जिद को और मज़ार जो होते हैं, मज़ार मुसलमानों के तीर्थ स्थलों में ये मज़ार जो होते हैं, इनको भी डिमोलिश किया गया है बाराबंकी में अभी हाल ही में इसी साल। तो उसी संदर्भ में ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक SDM के ऑर्डर देने के बाद इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बाराबंकी के मज़ार को और मस्जिद को डिमोलिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि पूजा स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 के बाद पर रोक लगाई है। अधिनियम 1991 में पारित किया गया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये अधिनियम, अब ये 1947 में पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करता है। यानी कि इस अधिनियम में यह बताया गया है कि जो भी पूजा स्थल, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, यानी कि किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अगर वर्शिप प्लेस है किसी भी धर्म का, तो 15 अगस्त 1947 के समय उसकी जो स्थिति थी, 1947 के समय जो स्थिति थी, यानी कि अगर वो हिंदू टेम्पल था, अगर वो मुस्लिम मॉस्क थी, मस्जिद थी, और अगर वो जैनियों का मंदिर था, अगर वो बुद्धिज्म का मंदिर था, तो उनकी वही स्थिति बरकरार रखी जाएगी। लेकिन इसमें बाबरी मस्जिद को एक एक्सक्लूजन प्रोवाइड किया गया था, यानी कि बाबरी मस्जिद को इससे एक्सक्लूड रखा गया था। इस स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत बाबरी मस्जिद को नहीं रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। राम जन्मभूमि, जिसे बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से जानते हैं, इसको अधिनियम से छूट दी गई थी, यानी कि इसको अधिनियम से बाहर रखा गया था। अब इसमें उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का? इसका उद्देश्य, इसमें धारा 3 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। जैसे कि बाबरी मस्जिद का अगर केस हम लें, तो बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहा गया कि यहाँ पर राम मंदिर था, तो इस आधार पर, जैसे कि पहले अगर बाबरी मस्जिद मरी हुई है, तो इस आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर कभी किसी ज़माने में राम मंदिर था, इसलिए बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाए। तो यह हम वैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जबकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जन्मभूमि को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। अगर मान लीजिए जैसे बाराबंकी वाला है जो इशू है, अगर हम लें, तो बाराबंकी की जो मस्जिद अगर डिमोलिश की गई है, तो
ये प्रोविजन, ये एक्ट ये कहता है कि अगर बाराबंकी में कोई मस्जिद बनी हुई है उसको इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि ये कहा जाए, सरकार ये कहे कि यहाँ पर 500 साल पहले या 700 साल पहले कोई मंदिर था या भगवान शिव का मंदिर था, तो इस आधार पर इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसकी वही स्थिति बरकरार रखी जाएगी। यानी कि अगर कोई बाराबंकी में शिव मंदिर है तो उसको इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि यहाँ पर 500 साल पहले किसी मुगल बादशाह ने यहाँ पर कोई मस्जिद बनवाई थी, तो इस आधार पर इस शिव मंदिर को भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये हमारा स्पेशल प्रोविजन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसमें इस बारे में बताया गया है। तो धारा 3 ये हमारी किससे संबंधित है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यानी कि हिंदू ये नहीं कह सकते कि ये मस्जिद जो है यहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए, यहाँ 500 साल पहले मंदिर था। मुस्लिम ये नहीं कह सकते कि यहाँ शिव मंदिर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद थी, तो इस आधार पर इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। धारा 4 क्लॉज 2 15 अगस्त 1947 को लंबित पूजा स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के सभी मामले इस अधिनियम के लागू होने से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 4 क्लॉज 2 इसमें यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी लंबित मामले हैं पूजा स्थलों से संबंधित, इस अधिनियम के 1991 में अधिनियम के पारित होने के बाद सभी लंबित मामले खत्म हो जाएंगे सिवाय बाबरी मस्जिद के मामले के। उसके बाद कोई नई कार्यवाही दायर नहीं की जा सकती। हालांकि 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तारीख के बाद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र की स्थिति में परिवर्तन होता है तो न कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। धारा 6 क्या कहती है इसमें? धारा 6 यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। तो आपके लिए तीनों ही धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। तो इसमें धारा 6 ये कहती है कि अगर इसमें किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो ऐसे व्यक्ति को या कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या संस्था होगी उस पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें आगे इसमें छूट किसको दी गई है? धारा 5 के अंतर्गत राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। फिर इसके अलावा अधिनियम निम्न को भी छूट देता है, कोई भी पूजा स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल हो, इसे प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा कवर किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है अगर कोई भी ऐसा पूजा स्थल है जिसको जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो तो ऐसे पूजा स्थल को प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कवर किया जाएगा, ना कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के तहत। ये अंततः सुलझाया या निपटाया जा चुका हो, कोई भी विवाद जो पार्टियों द्वारा सुलझाया गया हो या किसी स्थान का रूपांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो। इसमें याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने तर्क दिया था कि इसे इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। ये तर्क दिया जाता है कि केंद्र के पास तीर्थ यात्रा या कब्रिस्तान पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है जो राज्य सूची के अंतर्गत है। यानी कि तीर्थ यात्रा पर और कब्रिस्तान बनाने पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इस आधार पर इस याचिका को इसमें याचिका डाली गई थी। अगली न्यूज़ हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो नई दिल्ली है उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं, आपने हाल ही में सुना होगा, जो केजरीवाल सरकार है यानी कि दिल्ली सरकार, उसमें केजरीवाल सरकार की पावर्स को कम करके लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो उससे संबंधित हमारे लिए न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया। किसने? गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने। उद्देश्य इसका राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की सरकार में संशोधन करता है। मुख्य उद्देश्य दिल्ली के कामकाज में उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार देना है। अब से सरकार का अर्थ क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बिल में प्रावधान क्या किया गया है? विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संदर्भित सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा। यानी कि अगर कोई भी सरकार दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा, बिल बनाया पास किया जाएगा, तो उसको सबसे पहले राज्यपाल की सहमति लेनी होगी। यानी कि राज्यपाल से बिना सहमति के कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता। कार्यकारी कार्यों के लिए एलजी की राय बिल में उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों पर जैसे कि एलजी द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय लेनी होगी। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण। दिल्ली की एनसीटी संशोधन विधेयक में एलजी को राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 201 क्या कहता है? किसी भी राज्य के लिए अगर गवर्नर कोई संवैधानिक मामला हो तो गवर्नर उस बिल को, राज्य विधानसभा के बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए किसी भी तरह राष्ट्रपति इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पुनर्विचार करने के बाद अगर ये बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है राज्य सरकार की ओर से, तो
राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना कोई भी बाध्य नहीं है। जैसे कि आप केंद्र सरकार के मामले में देखते होंगे, अगर केंद्र सरकार बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन के मामले के अलावा, संविधान संशोधन में तो राष्ट्रपति को हर हालत में सहमति देनी ही होती है। अगर केंद्र सरकार कोई संविधान संशोधन का कोई मामला रखती है, बिल पास करती है और राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है, तो उसके पास सिवाय सहमति देने के कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है। ना ही राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना ही इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह दूसरा, केंद्र सरकार अगर संविधान संशोधन के अलावा कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के पास लौटा सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार दोबारा उसको पास करके राष्ट्रपति को फिर से पहुंचा दे तो दोबारा दूसरी बार में राष्ट्रपति को हर हालत में इस पर सहमति देनी होगी। लेकिन राज्य सरकार के लिए ऐसा नहीं है। अगर राज्य सरकार किसी संवैधानिक मामले पर कोई बिल पास कर रही है, संवैधानिक मामले से मतलब ये है कि कोई ऐसा कानून पास कर रही है जो भारत के संविधान से रिलेटेड हो, मतलब भारत के संविधान से किसी भी तरह से रिलेट करता हो, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में संशोधन कर रही है। राज्य सरकार का ये कोई इसमें अधिकार नहीं है संविधान में संशोधन का, तो आप इसको गलत मैनिपुलेट मत कर लेना। तो राज्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना रही है जो हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे से टकराता हो तो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकते हैं, तो राष्ट्रपति इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन राज्य की विधानसभा अगर दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी कंडीशन में भी इसको पास करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये इसको पास अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, इनको बाध्य नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये हमारी न्यूज़ थी। इसमें आगे है, ये दिल्ली विधानसभा की प्रशासनिक शक्तियों को सीमित करता है। बिल में प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा इसकी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के साथ असंगत नहीं होंगे। दिल्ली एक विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत अस्तित्व में आया और प्रावधान 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा सम्मिलित किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 239 क्लॉज ए, द क्लॉज AA, ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मौजूदा अधिनियम के अनुसार दिल्ली विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बना सकती है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, यानी कि आपकी पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सभी पर कानून बना सकती है। छठी अनुसूचित क्षेत्र, अगली न्यूज़ है हमारी छठी अनुसूचित क्षेत्र, 6th शेड्यूल एरिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है वर्तमान में असम के छठी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह आदिवासी आबादी की रक्षा करता है। छठी अनुसूची क्या करती है? आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य पर कानून बना सकते हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें छठी अनुसूची में कितनी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। चार स्टेट्स का जिक्र है। इसमें 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स मौजूद हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत प्रदान किया गया है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है? राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। किसको? राज्यपाल को। आपसे यही हम कई बार बता चुके हैं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको की पॉइंट्स पर ही यूपीएससी चकमा देने की कोशिश करेगी। यहाँ राज्यपाल की जगह आपको दे दिया जाएगा राष्ट्रपति, जबकि छठी अनुसूची में स्वायत्त जिलों के गठन का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। संरचना, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। सारा का सारा डिटेल इसमें आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर को, छठी अनुसूची को आपको जरूर पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। इसकी अवधि, निर्वाचित सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं जब तक कि परिषद पहले भंग नहीं की हो जाती, और मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छा के दौरान पद धारण करते हैं। आगे है इसमें, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। परिषदों की शक्तियां, जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं जो भी इनके कल्चरल और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ये कोई भी कानून ये स्वायत्त परिषदें अपने आप बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों को राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। ग्राम परिषद अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं, उनसे अपील सुन सकती हैं।
इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि उन मामलों पर, यानी कि उन मुकदमों पर उच्च न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है या नहीं, ये कौन तय करेगा? उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य के गवर्नर तय करेंगे। यानी कि ग्राम परिषद को यहाँ पर अपील मुकदमा सुनने की, यानी कि ग्राम परिषदों को अदालतों का गठन करने का भी अधिकार है। यहाँ की जो क्षेत्रीय जिला परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषदें, उनको अदालतों का गठन करने का अधिकार है तथा वहाँ पर अपीलें सुनने का भी अधिकार है। और इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार का जो तय करेगा वो कौन तय करेगा? राज्यपाल द्वारा तय किया जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी संविधान का अनुच्छेद 244 क्लॉज ए। कांग्रेस, इसमें क्या है? राहुल गांधी ने असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 ए को लागू करने का वादा किया। अब ये क्या है? ये असम में दिसपुर में लागू किया गया है। अनुच्छेद 244 ए कुछ आदिवासी क्षेत्रों में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। यानी कि आर्टिकल, संविधान का हमारा आर्टिकल 244 क्लॉज ए, ये क्या कहता है? ये एक राज्य के भीतर ही, यानी कि स्टेट के भीतर ही एक ऑटोनोमस स्टेट, यानी कि ऑटोनोमस रीजन को बनाने का प्रावधान करता है। 1969 में संविधान में शामिल किया गया यह आर्टिकल। इसमें से एक विधानमंडल और एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया है। ये संविधान की छठी अनुसूची से किस प्रकार भिन्न है? अब ये भी देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। संविधान की छठी अनुसूची 244, अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 एक विशेष प्रावधान है जो पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों के माध्यम से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत शासन की अनुमति देता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित होते हैं। असम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले इस प्रावधान के तहत है। कौन से प्रावधान के तहत? जो हमने अभी बताया आपको, आर्टिकल 244 ए के तहत। तो इसमें अनुच्छेद 244 से आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए जिम्मेदार बनाता है। अगली न्यूज़ है हमारी न्यायाधिकरण सुधार, युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। इसमें भारत के राष्ट्रपति ने न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 को प्रख्यापित किया है। अब ये क्या है? कुछ मौजूदा अपीलीय न्याय निकायों को भंग करने और उनके कार्यों को अन्य मौजूदा निकायों को स्थानांतरित करने का इसमें प्रयास किया गया है। ये केंद्र सरकार को योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र हटाने और ट्रिब्यूनल के सदस्यों की सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है। ये प्रावधान करता है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा एक खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि इसमें एक समिति सिफारिश करेगी, उन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये भारत सर के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की संरचना भी प्रदान करता है। इसका कार्यकाल क्या होगा? ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष 4 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक पद धारण करेगा। जैसे कि आप आमतौर पर देखते होंगे इलेक्शन कमिश्नर या फिर यूपीएससी के चेयरमैन, तो इनकी किस तरह होती है योग्यता? या तो कुछ वर्ष, यानी कि 5 या 6 वर्ष, या 65 या 70 वर्ष, इस तरह से रहती है। इसी तरह आप अलग अलग संवैधानिक पद हैं, उनकी भी ऐसी रहती है। तो ट्राइब्यूनल का यह अध्यादेश इसलिए लाया गया है कि अलग अलग, जैसे कि आप देखते होंगे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होता है, इसी तरह बैंकिंग में ट्राइब्यूनल होते हैं। तो सभी ट्राइब्यूनल्स को खत्म करके, या फिर ट्राइब्यूनल्स कुछ कौन से होते हैं? नदी विवादों से संबंधित होते हैं, जल विवादों से संबंधित। तो ऐसे सभी ट्राइब्यूनल्स को खत्म करके एक इंटीग्रेटेड ट्राइब्यूनल बनाना। तो इसमें ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष 4 साल की अवधि के लिए होगा या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी अवधि पहले हो जाएगी तभी तक का उसका कार्यकाल होगा। ट्राइब्यूनल के अन्य सदस्य 4 साल की अवधि या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक पद धारण करेंगे। अध्यादेश निम्नलिखित न्यायाधिकरणों या अपीली प्राधिकारियों को वित्त अधिनियम के दायरे से हटाता है। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, आयकर अधिनियम 1961 और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1962 के तहत स्थापित फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण। अब ट्रिब्यूनल होता क्या है? ट्राइब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। ट्राइब्यूनल किसे कहते हैं? अधिकरण को, अधिकरण या न्यायाधिकरण, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूनल को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 14A में आपका संविधान का पार्ट 14A में संविधान में जोड़ा गया था। इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो कि आपकी IAS और अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, और अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है। अगली न्यूज़ है हमारी कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2021, कॉपीराइट
अमेंडमेंट एक्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये। भारत सरकार कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है भारत सरकार ने। इसमें कॉपीराइट व्यवस्था कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 द्वारा शासित होती है। कॉपीराइट नियम 2013 को अंतिम बार 2016 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य संचार के प्राथमिक माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपनाना और कॉपीराइट कार्यालय में काम करना है। ये डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के साथ इसका उद्देश्य रखा गया है। संसाधनों का उद्देश्य क्या है? यह मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक नियमों कानूनों के समान करेगा। संशोधनों के प्रमुख प्रावधान क्या है? सरकारी राजपत्र में प्रकाशन का उन्मूलन। संशोधन आधिकारिक राजपत्र में कॉपीराइट जर्नल के प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त करता है और उक्त पत्रिका कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट कॉपीराइट समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी। बोर्डों का विलय संशोधनों ने वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के साथ कॉपीराइट नियमों का सामंजस्य स्थापित किया, जिसमें कॉपीराइट बोर्ड को अपीलीय बोर्ड के साथ मिला दिया गया था। सॉफ्टवेयर कार्यों का पंजीकरण सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, जिसे अब आवेदक को सोर्स कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पेज या 20 पेज से कम होने पर पूरे सोर्स कोड को फाइल करने की आज़ादी है। यानी कि कोई ऐसा सोर्स कोड अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जिसमें 20 पेज से कम का सोर्स कोड है, तो उस पूरे सोर्स कोड को वो कॉपी कोई भी कर सकता है और यूज़ कर सकता है। बढ़ी हुई सीमा कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकरण के लिए एक आवेदन की प्रतिक्रिया की समय सीमा अब 180 दिन कर दी गई है। अब केंद्र सरकार आवेदन की अधिक व्यापक जांच कर सकती है। अगली न्यूज़ है, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। स्टेचुरी ये काउंसिल है या बॉडी है। उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना। इसकी संरचना कंपोजिशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अन्य 8 सदस्य कौन से हैं? 4 पूर्णकालिक हैं, यानी कि 4 फुल टाइम मेंबर, और 4 मनोनीत हैं, मानित नहीं है, मनोनीत मेंबर हैं, यानी कि आपके मनोनीत मेंबर होते हैं। आगे है इसमें नियुक्ति, एक चयन समिति राष्ट्रपति को उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। चयन समिति में कौन शामिल है? यानी कि जो इसमें चयन किया जाएगा नियुक्तियों का, यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी वो एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। वो कमेटी उस कमेटी का गठन में कौन कौन होगा? उसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, उसमें लोकसभा अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे और संसद में दोनों सदनों में विपक्ष के नेता होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। अवधि और निष्कासन, 3 साल की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वो पद पर रह सकते हैं। यानी कि जो भी NHRC के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, चाहे वो अध्यक्ष हो, चेयरपर्सन हो या फिर अन्य सदस्य हों, यानी कि मेंबर, उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, अधिकतम 70 वर्ष की आयु। इन दोनों में से जो भी कार्यकाल पहले हो जाएगा वही तब तक ही वो पद धारण कर सकेंगे। राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें पद से हटा सकते हैं। अगली और आखिरी न्यूज़ हमारी सहकारिता मंत्रालय। अभी हाल ही में जुलाई में इसको गठन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार बनाने के लिए NDA सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। इसका उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। इसका उद्देश्य है मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने में मदद करेगा और मंत्रालय सहकारिताओं के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सरकारी सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट थोड़ी छोटी सी न्यूज़ थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा पिछला 1 साल का पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स सारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर आपको पॉलिटी का प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको परसों हम प्रोवाइड कर देंगे और उसी दिन हम आपको एक कंबाइंड लेक्चर जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी की सारी स्कीम्स एक ही और प्लस साइंस एंड टेक की सारी करंट अफेयर्स और प्लस पॉलिटी का सारा करंट अफेयर्स, ये तीनों करंट अफेयर्स की सीरीज एक ही कंबाइंड लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही जैसे कि पिछले बार दोनों एग्जाम्स में अवार्ड्स और ऑनर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि अवार्ड और ऑनर्स से भी एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से आपको पिछले 1 साल के सारे अवार्ड और ऑनर्स कवर करा दें, जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।